हेलो क्लास ए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या क्या कवर करके आए हैं। लैंड, सॉइल, वाटर, ये तीनों टॉपिक हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कवर कर चुके हैं। हम चैप्टर 2 कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी का। तो चलिए अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 66 ओपन कर लीजिए और सबसे पहली चीज जो लिखी है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये क्या होते हैं, चलिए इसमें देखते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर हमें पता है क्या होता है। लिथोस्फीयर, lithosphere, second is atmosphere, and third is hydrosphere। तो ये जो तीनों चीजें होती हैं, ये तीनों चीजें मिलकर हमारा क्या बनाती हैं, ये तीनों चीजें मिलकर हमारा बनाती हैं बायोस्फीयर। ओके, तो बायोस्फीयर में हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, वी कॉल बायोस्फीयर। तो जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन होगी और जो वाइल्ड लाइफ सोर्सेज होंगे वो हमारे बस बायोस्फीयर में मिलेंगे, जहां पानी हो, हवा हो और जमीन भी हो। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया वेजिटेशन। इसका मतलब जितने भी हमारे प्लांट्स होंगे, ट्री होंगी, ग्रास होंगी, वो सब हमारी नेचुरल वेजिटेशन में आ जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं हमारे सब एनिमल्स, चाहे वो छोटा हो, बर्ड हो, सी एनिमल्स हो, कोई से भी एनिमल्स हो, वो हमारे वाइल्ड लाइफ में आते हैं। ओके, इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। लिविंग बींग्स में क्या क्या आएंगे, एनिमल्स भी लिविंग बींग्स हैं, बर्ड्स भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन भी बर्ड लिविंग बींग्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो सांस ले सकती हैं, जो खाना खाती हैं, वो सब लिविंग बींग्स में आती हैं। तो उनको सर्वाइवल के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ओके, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो हमारी नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है, और उसमें जो भी होंगी हमारी वेजिटेशन उसे ही खा के हम जिंदा रह सकते हैं, या फिर फ्रूट्स हमें मिलते हैं। वैसे ही एनिमल्स एक दूसरे को खाते हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो इंसेक्ट्स खाती हैं। ये सब हमारा एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट इज दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। जब ये एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं तो इस सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। क्यों? प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं शेल्टर। शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह। आपने देखा होगा जंगलों में जानवर कैसे रहते हैं, पेड़ों की छांव में या पेड़ों के नीचे। ओके, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑक्सीजन। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे हेल्प्स स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने के लिए भी प्लांट्स हमारी मदद करते हैं। हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, टर्पटाइन ऑयल देते हैं, गम देते हैं, मेडिकल प्लांट्स भी होते हैं। आपने देखा होगा आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से चीजें बनाई जाती हैं, हर्ब्स से बनाई जाती हैं, वो भी हमें प्लांट्स ही देते हैं। ऑल्सो द पेपर दैट इज एसेंशियल फॉर आवर स्टडीज। जिस नोटबुक में अभी आप नोट कर रहे हैं उसमें पेपर पे प्रिंट होता है, और पेपर भी हमें किससे प्रोवाइड होता है? ट्री से, दैट मीन्स वेजिटेशन से।
आगे हम देखेंगे ऐसे ही बहुत सारे इननंबरेबल यूजेस हैं प्लांट्स के, बहुत ही ज़्यादा, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये तो हमने प्लांट्स की देखी, अब हम बात करेंगे हमारी वाइल्ड लाइफ की, क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में होती हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, दैट में फिश वगैरह भी हमारी वाइल्ड लाइफ में आएंगी। दे प्रोवाइड अस मिल्क, वो हमें मिल्क प्रोवाइड करती हैं, वो हमें मीट प्रोवाइड करती हैं, और वो हमें बाकी चीजें प्रोवाइड करती हैं। कैसे? इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हनी भी प्रोवाइड करती हैं हमें बीज, हमें पता है, तो बीज हमें हनी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा हम देखें प्लांट्स, फ्लावर, हमारे वाइल्ड लाइफ डिकम्पोजर भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट मर जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, बर्ड्स खा लेती हैं या फिर जिंदा को खा लेती हैं। वैसे ही आपने देखा होगा गिद्ध, ईगल, ये जो होते हैं, ये जब कोई एनिमल मर जाता है तो उसकी स्किन भी ये खा लेते हैं, जिसे डिकम्पोज भी कर देते हैं। नेक्स्ट इज वल्चर एग्जांपल, जो मैंने आपको बताया, बाज, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इज एन स्कैवेंजर एंड कंसीडर अ वाइटल प्रिजनर ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर आप देखें जंगलों में क्या होगा, अगर कोई जानवर मर जाएगा तो जंगलों में कोई नहीं चाहता कि उन्हें दफनाए या उन्हें डिकम्पोज करे। तो इसमें क्या होता है, जो वल्चर होते हैं हमारे, गिद्ध, देख हिंदी में जिन्हें गिद्ध बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उस डेड एनिमल्स की स्किन को खा लेते हैं, जिस वजह से वो डिकम्पोज जल्दी हो जाता है। इसलिए उन्हें क्लीनर भी बोलते हैं, जो क्लीन करते हैं जंगलों को। इसके बाद हम देखेंगे So animals big or small are integral part in maintaining balance in the ecosystem। चाहे जानवर बड़ा हो या छोटा हो, सब अपना एक रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। ओके, तो अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वेजिटेशन हमारी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर और मॉइस्चर पर। ओके, द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। 4 तरह की वेजिटेशन पूरे वर्ल्ड में मिलती है। सबसे पहली होती है फॉरेस्ट, सेकंड होते हैं ग्रासलैंड, थर्ड होती है स्क्रब्स, हम अभी देखेंगे इनमें क्या क्या होता है और ये क्या क्या होती हैं। फोर्थ होती है टुंड्रा। ओके, तो चलिए इन्हें देखते हैं आगे। ये हमारी रेनफॉल्स पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा रेनफॉल उतनी ज्यादा फॉरेस्ट, उतने ज्यादा पेड़। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्री में अराइव, द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। As the amount of moisture decrease, the size of tree and their density reduce. That means forest में क्या होगा, huge rainfall, ह्यूज रेनफॉल होता है फॉरेस्ट में, और ह्यूज ट्री होते हैं इसी वजह से। ओके, इसके अलावा ह्यूज रेनफॉल, ह्यूज ट्रीज के अलावा हम देखेंगे जो यहां पर द फॉरेस्ट आर thus associated with having abundant water supply as the amount of moisture decrease। जब आप देखेंगे मॉइस्चर डिक्रीज क्यों होगा, जैसे जैसे मॉइस्चर डिक्रीज होगा तो साइज ऑफ ट्री और डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। मतलब कम बारिश, कम साइज का ट्री, ज्यादा बारिश, बड़ा ट्री। ओके, सेकंड है हमारा इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, स्टंट ट्री एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें हमारी क्या होगी, ह्यूज के बाद आएगी हमारी मॉडरेट।
मॉडरेट का मतलब मीडियम, मॉडरेट रेनफॉल जिसमें घास और पेड़ दोनों ग्रो करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इन ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल। अब इसमें है लो रेनफॉल, तो लो रेनफॉल में क्या होगा? Thorny shrubs and scrubs grow. In such area, plants have deep roots and these have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture and transpiration. That means जब पानी कम होगा तो अगर कोई पेड़ है उसकी जड़ें हैं नीचे और यहाँ पर पानी नहीं है, पानी यहाँ बह रहा है, तो वो जड़ें अपने आप बड़ी होते होते वहां तक पहुंच जाती हैं। तो ये जो होते हैं स्क्रब्स, ये ऐसे दिखते हैं, अगर आप गूगल पे एक बार इमेज सर्च करेंगे, जैसे किसी पेड़ की जड़ें फैल रही हों बहुत ज्यादा दूर तक। कभी कभी ये 1-2 किलोमीटर लंबी जड़ें भी हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज टुंड्रा। ये हमारा होता है पोलर रीजन पर। अब आप देख के आए हैं पहली क्लास में कि पोलर रीजन क्या होते हैं। पोलर रीजन जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, हमारे अर्थ के जो दोनों पोल होते हैं जहां पर सन रेज नहीं पड़ पाती, ये दोनों पोल, यहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी, तो यहां पर टुंड्रा वेजिटेशन होगी जिसमें लिंचिन एंड मॉसेस बनते हैं। आप इन्हें एक बार गूगल इमेज करिएगा, गूगल करके, तो आपको पता चलेगा इनकी शेप कैसी होती है। ओके, आगे हम देखेंगे एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में भी हमें एक क्लासिफिकेशन दी हुई है, वो क्लासिफिकेशन है पहली एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब आप देखेंगे एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडुअस। ये दो हैं, या तो एवरग्रीन होगा या डेसिडुअस होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे शेड देयर लीव्स, कि वो कब अपने जो पत्ते होते हैं वो गिरा देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। एवरग्रीन का मतलब है कि 12 के 12 महीने इस पेड़ पर पत्ते रहते हैं, और डेसिडुअस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सीजन चेंज होने पर ये अपने पत्ते सारे तोड़ देता है या झाड़ देता है, और उसके बाद नए पत्ते दोबारा से ग्रो करते हैं। ओके, डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। आपने देखा कि डेसिडुअस क्या होगा, जैसे कोई पेड़ है उसके पत्ते हैं, अगर उस पेड़ पे पत्ते हैं तो जितनी ज्यादा धूप निकलेगी उतना ज्यादा मॉइस्चर वो खींचेगी। क्यों, आपको पता है धूप की वजह से गर्मी ऊपर भाप बन के उड़ जाएगा पानी, और पानी जब पत्तों का भाप बन के उड़ जाएगा तो ये मॉइस्चर इसमें कम हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर सीजन में अगर इसे मॉइस्चर की जरूरत है, गर्मी ज्यादा हो रही है, तो ये अपने पत्ते झाड़ देता है, जिस वजह से पेड़ की शेप, उसकी डंडियां जितनी भी होंगी, वहां पर पत्ते होंगे नहीं, तो वहां पे धूप की वजह से हमारे जो पत्ते होंगे वहां पे ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। These forests are further classified as tropical और temperate based on their location in different latitude। और deciduous हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। दो पार्ट वो हैं deciduous के हमारे, सबसे पहला है तो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ये जो एरिया होंगे ये लोकेशन के बेस पे उसी के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो हम आगे देखेंगे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को और डेसिडुअस को एक बार डिटेल्स में दिया हुआ है। चलिए एक बार हम इसे देख लेते हैं। हेडिंग हमारी है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है। एवरग्रीन फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट कंसिस्टिंग एंटायरली और मेनली ऑफ एवरग्रीन ट्रीज दैट रिटेन देयर फैलिक ऑल ईयर अराउंड। दैट मीन्स फैलिक मतलब आपने देखा रिटेन फ्लेरिक,
अब ये क्या होगा, ये हमारी लीव्स को बोला जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर यूजुअली फाउंड इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। कहाँ मिलेंगे ये? जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो। ओके। थर्ड इज टेम्परेचर भी इसके लिए एक आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स ये हमेशा हॉट होना चाहिए। फोर्थ इज दैट ऑक्यूपाई अबाउट 7% ऑफ द अर्थ सरफेस। कितना परसेंट? अर्थ का पूरे अर्थ का 7% सरफेस ये ऑक्यूपाइड करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्लांट्स एंड एनिमल। और ये 7% जो है ये पूरे वर्ल्ड का 50% है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स इंडिया पूरे वर्ल्ड में होते हैं। दे आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर। दे आर फाउंड नियर इक्वेटर। क्योंकि आप जानते हैं जब हमारी सन अर्थ पर सन की रेज आती हैं तो मोस्टली वो इस एरिया में आती हैं, और इस एरिया में जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा तो रेनफॉल होगी। तो इसी एरिया में बारिश सबसे ज़्यादा होती है और इसी एरिया में गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है, जिस वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट यहीं पर पाए जाते हैं। ओके। ये पूरे साल यहाँ पर एक ही टेम्परेचर रहेगा, सीजन चेंज नहीं होगा ज़्यादा, तो इनके पत्ते झड़ने का कोई सवाल नहीं होता। These forests are dense, much layered and harbor many types of plants and animals. ये बहुत घने होते हैं, मल्च लेयर्ड होते हैं, मतलब लेयर्ड होती है इनमें। अगर आप देखें इनमें जो यहाँ पर मेनली फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो इतने ज़्यादा घने होते हैं कि उनके नीचे के एरिया में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती। ओके। The trees in the evergreen forest have broad leaves that release excess water through transpiration. और इनकी जो पत्तियां होती हैं ट्रीज की वो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, क्योंकि जितनी बड़ी पत्ती होगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर ऊपर उड़ के जाएगा, लेकिन जितनी छोटी पत्ती होगी उतना कम मॉइस्चर ऊपर उड़ पाएगा। ओके। तो इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। In India, evergreen forests are found in Western Ghat in the state of Maharashtra, Kerala and Karnataka. ये आप नोट डाउन कीजिएगा कि महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका के वेस्टर्न घाट जो होते हैं वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, और ये मिलते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। असम की स्पेलिंग आप एक बार करेक्ट कर लीजिए, ये होता है असम ना कि असम। ओके। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये कुछ जगह दी हुई हैं जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में मिलते हैं। ओके। अब हम देखेंगे इसके अलावा सेकंड। तो ये एवरग्रीन के बाद सेकंड कौन से थे हमारे? वो थे डेसी डुअस फॉरेस्ट। ओके। अब डेसी डुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं? Forest where a majority of trees loses their foliage at the end of the typical growing season are called deciduous forest. जो एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में अपनी जो लीव्स होगी या फेलिक्स होगी उन्हें क्या करेगा? उन्हें लॉस कर देगा, तो वो डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाता है। जैसे कि deciduous forests are found in the several parts of the world including North America, Europe, New Zealand, Australia and Asia. That means अब ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का इक्वेटर के अलावा जो एरिया है जिसे हम ट्रॉपिक भी बोलते हैं, ट्रॉपिक एरिया, उस एरिया में ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि इंडिया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है। तो इसमें देखेंगे हम इनमें अलग अलग सीजन होते हैं, अलग अलग चेंजेस होते हैं सीजन की वजह से। दीज आर स्पेशली अडॉप्टेड टू withstand these environmental changes throughout the year. Trees found in deciduous forest are vary by region. That means हर रीजन में अलग तरह के deciduous forest होंगे, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर होगा। Second is
बट जनरली इंक्लूड स्पीसीज एज ओक, बीच, वॉलनट, मैपल, चेस्टनट एंड हिकरी। ये कुछ स्पीशीज हैं जो इन ट्रीज पर मिलती हैं। Deciduous forests grow in areas where rainfall is sufficient to support trees growth. Deciduous forest वहीं होंगे जहां पे पानी आ सके, जहां बारिश हो। तो इस एरिया में भी बारिश अच्छी खासी होती है, लेकिन इक्वेटर जितनी नहीं होती, इसी वजह से इन्हें deciduous forest बोला जाता है। Deciduous forests are well suited to deal with extreme in temperature. ये टेम्परेचर में भी अच्छे से डील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। After losing leaves in winter, the trees enter a period of dormancy until the warmer weather returns. The growing season is once again underway. That means आप देखेंगे अगर आपने देखा ट्री है तो ट्रांसपिरेशन होगा, लेकिन अगर ट्री हो लीव्स होगी नहीं तो ट्रांसपिरेशन कैसे होगा? तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 50 भी क्रॉस कर जाता है, 45 भी आ जाता है, उस टाइम पे क्या होगा? वो अपनी पत्तियां सब झाड़ देते हैं, और जब पत्तियां ही नहीं होंगी तो उसमें से पानी सोखना मुश्किल होगा और वो सरवाइव कर पाएंगे। ओके, तो हमने इस चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन के बारे में, एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसे नोट कीजिए, इसे याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।